नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आशा है सभी खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि वीडियो वीपीडीओ का अगले मंथ में एग्ज़ाम है और आज आपका ये जून चल चुका है और जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। तकरीबन हमारे पास अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 40 दिन के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब हमारे सामने जो एक टारगेट है, जैसे कि हम लोग जीके को लेकर चल रहे हैं कि हम लोग 40 दिन के अंदर अंदर जीके को क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोगों को पूरी कराएंगे, उसी तरीके से आज हम लोग हिंदी को शुरू करने वाले हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 से 25 वीडियो या 25 से 30 वीडियो के आसपास इतने ही लेक्चर्स के अंदर मैं पूरी हिंदी को ख़त्म कर दूं, जिसके अंदर आपका सारा व्याकरणिक पार्ट होगा, रटने वाला पार्ट होगा, साहित्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है आपका साहित्य, जिससे सब बच्चे बच के भागते हैं कि साहित्य बहुत से बोलते हैं याद नहीं होता, कितना पढ़े कैसे पढ़े। उस सारी प्रॉब्लम को मैं इन सारी लेक्चरों के अंदर सोल्व आउट कर दूंगा, ठीक है। ये कह नहीं सकते साहित्य के अंदर एक क्वेश्चन पूछ ले, दो पूछ ले, क्योंकि अभी यूकेपीएससी ने जब एग्जाम कराया था तो आपको याद होगा 5 क्वेश्चन उसने पूछ लिए थे एग्जाम के अंदर साहित्य से। तो 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और मैक्सिमम जब उसने 5 पूछ लिए तो 5 तक भी आप लोग जा सकते हो। तो कोई पता नहीं है कितने क्वेश्चन पूछ बैठेगा, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। और हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। उससे पता करके देखिए जो बेचारा 1 नंबर से या 1 से भी कम नंबर से रह गया, अभी पुलिस का आपका रिजल्ट आया था तो बहुत से बच्चे पॉइंटों से रह गए, तो उनको 1 नंबर की अहमियत पता ही है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को जो मैं 25 से 30 दिन तक आपको पढ़ाने वाला हूँ, इन सभी लेक्चर्स को आप लोग देखिएगा। इस सारी प्रॉब्लम आप लोगों की वहाँ से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हर लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मैं सारे आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो खास बातें होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साहित्य को मैं साथ लेके चलूँगा प्लस व्याकरण को मैं साथ लेके चलूँगा। आज मैं आप लोगों को साहित्य पढ़ाऊँगा और आप लोगों को मैं आज आपका व्याकरण भी पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इतना वादा करता हूँ कि लगभग 80% प्लस पेपर आपका जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। 100 तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 80% से ज़्यादा पेपर आपका इन्हीं लेक्चर से बन जाएगा। बस आप लोगों ने कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, बस आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज शुरू करता हूँ संज्ञा से। संज्ञा कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या खास बात होती है। संज्ञा का दूसरा नाम होता है नाम, और एक बात और ध्यान रखनी, ये होती है विकारी। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, विकारी के अविकारी। तो ये विकारी है, इसमें लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाता है आपका विकारी हो जाता है। संज्ञा की अगर मैं बात करता हूँ तो संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है, भी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बेसिक बात है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके प्रकारों की, तो इसके 2 प्रकार होते हैं संज्ञा के। पहला होता है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आपका होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर ये 3 होती है, अर्थ के आधार पर ये 5 होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी है, रूढ़ संज्ञा पहला, दूसरा यौगिक, और तीसरी होती है योग रूढ़, ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एक शब्द ध्यान रखना है, भाषद्र जाव्य। ये शब्द अगर आप लोग याद रखते हो तो सारी की सारी संज्ञा यहीं से बनती है। पहली बनती है आपकी भाष हो गया, भाववाचक संज्ञा। दूसरा हो गया स से समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 दस हो गया द्रव्यवाचक। नंबर 4 जस हो गया जातिवाचक। नंबर 5 हो गया व्य से हो गया व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा आपकी होती है। तो अर्थ के आधार पर 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3। इनसे क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। अगर आपके 1000 एग्जाम होते हैं तो लगभग 2 एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है, और अगर बन गया तो, वरना नहीं बनता। क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से। रूढ़ संज्ञा फिर भी मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। रूढ़ संज्ञा क्या है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लोटा, पानी, पगड़ी, जिनके आप विच्छेद नहीं कर सकते, शब्दों को तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं मिलता जिनका। यौगिक 2 अलग अलग शब्द उठाए, उन्हें जोड़ दिया, जैसे रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। 2 अलग अलग शब्द, चाहे वो एक ही भाषा के हो चाहे वो अलग अलग भाषा के, उसे बोलते हैं यौगिक। तो देखो रेल एक अलग शब्द है, गाड़ी एक अलग शब्द है, घोड़ा एक अलग शब्द है, गाड़ी एक अलग शब्द है। रूढ़ क्या है, जैसे बहुब्रीहि समाज के सारे उदाहरण, जैसे लंबोदर, पीताम्बर। अब देखो लंबा प्लस उदर, अगर ये होता लंबा उदर, लंबा उदर, 2 शब्द इसके अंदर छिपे हुए, एक लंबा एक उदर, तो अगर ये लंबा उदर होता तो होता यौगिक।
क्यों आपने करा योग रूढ़, आपने मिलाया है, इसे जानबूझ के संधि कराई है। जब आप संधि करा के बनाते हो तो बनता है योग रूढ़, और विदाउट संधि अगर आप रखते हो अलग अलग उन्हें, देखो रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसे ना रेलो गाड़ी, घोड़ो गाड़ी, इस तरीके से आप लोगों ने बीच संधि नहीं कराई, तो ये आपको ध्यान रखना। पीताम्बर को अगर मैं तोड़ता, पीताम्बर तो योग रूढ़ है, लेकिन अगर मैं लिखूँ ना पीत अंबर, अलग अलग हुए ना, अंबर और पीत दोनों अलग अलग शब्द कर दिया आपने, मिलाए नहीं, आपस में मिल नहीं पाए, तो ये यौगिक में चला जाएगा। पीतंबर यौगिक में, लेकिन पीताम्बर योग रूढ़ में। ठीक है, ये बात होती है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका ना के बराबर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्थ के आधार पर संज्ञा होगी। पहली बात तो आपको प्रकार ध्यान रखने हैं, अर्थ के आधार पर 5 और आपके व्युत्पत्ति के आधार पर 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसमें किसी वस्तु स्थान का नाम जब आपका आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेसिकली इसके बाद इससे ज़्यादा हम लोग वर्गीकरण नहीं कर सकते, ये सबसे नीचे का वर्गीकरण होता है व्यक्तिवाचक, इसके बाद का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, पहाड़ी का नाम, नदी का नाम, देश का नाम, आपका जिलों के नाम, राज्यों के नाम, ठीक है ना, सड़कों के नाम, ये सब किस में आते हैं? आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं। तो वस्तुओं के नाम इसमें आ जाते हैं, वस्तुओं के, स्थानों के, है ना, स्थानों के नाम किस में आते हैं? सभी इसमें आ जाते हैं। जैसे आप लोगों का अरविंद हो गया, अरविंद एक नाम है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गंगा नदी हो गई, ठीक है, आपका नंदा देवी पर्वत चोटी होगी, नंदा देवी। ठीक, इसके बाद आपका मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब किस में आते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेज और कुर्सी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऐसे व्यक्तिवाचक में आते हैं। गंगा इंपॉर्टेंट मार्क करना, व्यक्तिवाचक में आता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊंगा मैं। नंदा देवी को मेज कुर्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद आत्मा हो गई, परमात्मा हो गया, परमात्मा भी एक है, आत्मा भी एक है। दार्शनिक एक बहुत अच्छा शब्द है, दार्शनिक, ये भी क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में हिमालय आ जाएगा, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ठीक है। चोटियों के नाम मैंने बोल दिया, जैसे नंदा देवी हो गया। नदियों के नाम में गंगा आ गई। तिथियों के नाम आ जाएंगे, महीनों के नाम आ जाएंगे इसमें, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद देशों के नाम आ जाएंगे, देशों के नाम जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर आपका राष्ट्रीयता इसके अंदर आ जाती है, राष्ट्रीयता में अमेरिकन, भारतीय, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनसे छोटा वर्गीकरण आप लोग नहीं कर सकते। राज्यों के नाम में पंजाब आ जाएगा, ठीक है ना, पंजाब ऐसे आ गया। तो ये सब किसके उदाहरण है आप लोगों के? इसका आ जाएगा। जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं भी इसमें आ जाती है। 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस तरीके की सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये इसमें आ जाती है। महासागरों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, रामायण, महाभारत, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ये क्या होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आपका आता है जातिवाचक, ठीक है। रामायण आप दो ध्यान रखना, महाभारत, रामायण हो गया, पंजाब, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, यानी आप लोगों को समझ के चलनी है बात बस। जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक ही प्रकार की, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द, एक ही प्रकार की वस्तुओं का, जिनमें एक ही प्रकार की वस्तुएं हो, वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इसमें पूरी की पूरी जाति होगी, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का वर्गीकरण नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ नदियाँ, नदी, नदियों के नाम तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन नदी क्या है? नदी तो बहुत सारी है। महासागर, देश, महीने, राज्य, ठीक है, तिथि, तिथियां, नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र आ जाएंगे इसमें। इसके बाद आपका पेन आ जाएगा, किताब आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसे हटा देते हैं, पेन, किताब, पहाड़ आ जाएंगे, पहाड़,
ठीक है ना। अध्यापक आ जाएंगे, अध्यापकों को भी अध्यापक इंपॉर्टेंट मार्क करना। अध्यापक में क्या जातिवाचक संज्ञा है। और आपका फूल, फूल की पूरी जाति होती है कोयल, तोता, मैना, एग्जाम में पूछा गया था मैना, मैना की पूरी जाति होती है, तोते की पूरी जाति, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे, ठीक है। चौराहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौराहे में भी क्या है जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। मनुष्य पूरी जाति आपको पता ही है, मनुष्य जाति, ठीक है, इसे आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा। फिर दूसरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आती है आपकी, वो आती है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं और एक आपका पदों के नाम। प्राकृतिक आपदा, पदों के नाम। प्राकृतिक आपदाओं में आंधी तूफान, चक्रवात, आंधी तूफान, चक्रवात, ठीक है, भूकंप, ठीक है। पदों के नाम में राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना इसे पद। राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है। आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक और ऐड कर लें, राष्ट्रपति भवन। अगर राष्ट्रपति भवन में पूछा जाए तो इसमें क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भवन एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाता है, क्विक रिव्यू देखेंगे, उतना ही बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण है, वरना हम फालतू की चीज़ें नहीं देखने वाले इसके अंदर, ठीक है। नंबर 3 आपका आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो, ठोस प्लस द्रव प्लस गैस, जितने भी पदार्थ हैं वो किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका हम लोग, जिसको आप लोग बेसिकली नाप सकते हो, नाप बोल सकते हैं, माप या फिर तोल सकते हो, ये चीज़ है। माप तोल जिसकी आप कर सकते हो, किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ द्रव्यवाचक में चांदी, सोना, हीरा, ठीक है, तेजाब, हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में धुआं, धुंध, कोयला, गैसीय पदार्थ में ऑक्सीजन आ जाएगी, जितनी भी गैसेज है सारी ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगी, धुंध, कोयला वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है, धुंध और कोयला, ठीक है। क्योंकि धुंध में भी क्या होता है, पानी होता है। आप जब सर्दियों में चलते हो तो धुंध में क्या होता है, पानी आपके कपड़ों पर लगेगा तो भीग जाते हैं, और आप जब कोई धुआं उड़ता है, धुएं पे आप हाथ लगा के देखना थोड़ी देर के लिए, तो लगभग नमी सी आ जाती है हाथों में, तो उसमें पानी होता है। कोयले में भी पानी होता है, तभी तो वो जलता रहता है, वरना पानी ना होगी इस चीज़ में तो कोई वस्तु नहीं जल सकती। पानी का होना बहुत ज़रूरी है जलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आटा, चीनी, दाल, चावल। अब चावलों की जाति में आप जाति में काउंट करने लगो इसे तो वो बात नहीं बैठती। बेसिकली अगर मैं बताऊं, जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद होते हैं व्याकरणिक तौर पर, अगर मैं बात करूं, इन्हें हालांकि अलग अलग कर दिया गया, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद होते हैं। एक होता है क्या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो जब आप कभी इनके एग्जाम्पल देखोगे द्रव्यवाचक, समूहवाचक के, तो वो जातिवाचक में भी जाते हैं। जैसे आपका चावल है, चावल की जाति थोड़े होते हैं, बासमती, सरबती, पता नहीं कौन कौन से चावल होते हैं। दाल भी कई सारी होती है, मसूर की दाल, ये दाल, वो दाल, ऐसी दाल, तो सारी वर्गीकृत कर सकते हो, किस में जाएगा, जातिवाचक में जाना चाहिए, लेकिन किस में आता है, द्रव्यवाचक में। सारी द्रव्यवाचक और सारी आपकी क्या समूहवाचक, लगभग सारी भी नहीं बोल सकते, जातिवाचक में भी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल और समूहवाचक के एग्जाम्पल जातिवाचक में भी काउंट होते हैं, लेकिन मैं सबको डिफ्रेंशिएट करता चलूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चावल में आ जाएगा, दाल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका तेल हो गया। तेल तो खैर आपको पता है, तो देखते ही पहचान लोगे, तेल, दूध, दही, ये तो देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। हीरा तो मैंने लिख दिया खैर इसमें, घी, सोना, चांदी, ऊन, तांबा एक धातु है, ये भी इसमें आ जाएगी, ऊन, ऊन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊन ध्यान रखना आपने, ठीक है। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी भी क्या है, एक द्रव्यवाचक। आप इन्हें लगभग तोल सकते हो, माप सकते हो, नाप सकते हो, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। चूना, अन्न, ये सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नंबर हम लोग देखते हैं चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है,
जिसमें किसी ग्रुप का या समूह का बोध होता हो, समूह का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पे इसके उदाहरण बहुत बैठ जाएंगे। परिवार है, परिवार क्या है? समूह के अंदर आता है। झुंड, दर्जन, जोड़ा, टुकड़ी, भीड़, जत्था, जखीरा, ठीक है, कारवां। इसके बाद आपका सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभा, समिति, सारे इंपॉर्टेंट लिखूंगा जितने भी आएंगे। समिति, सभा, समिति, संसद, विधानमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कक्षा। ताश बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा, ताश, विधानमंडल, संसद, समिति, परिवार, झुंड, ये तो देखते पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक आपका गिरोह हो गया, इसमें गिरोह, तो गिरोह आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। और आपका दर्जन तो हो गया, खैर मंडल भी हो गया, मंडल यहाँ पे मंडल लिख लेते हैं, है ना। विधानमंडल मैंने बोला ना, विधानमंडल, तो मंडल भी इसमें आता है। वर्ग, संघ, वर्ग, संघ, ठीक है ना। दल, ये सब के सब क्या हैं? वर्ग, संघ, दल, ये आपके समूह में आते हैं। सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना और पुलिस दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेना और पुलिस भी, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपका इसमें पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आयोग है ना, UKSSC आयोग होता है ना, आयोग भी तो एक समूह ही है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। पुस्तकालय भी तो समूह होता है, पुस्तकालय में बहुत से बच्चे जाके पढ़ते हैं, उसमें पुस्तकों का एक समूह होता है ना, पुस्तकें रखने का समूह, तो वही पुस्तकालय भी इसमें आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट हमारा आ जाता है भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ तब आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाए, और जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे मार्क करता जा रहा हूँ वहीं पर साथ के साथ। नंबर 5 हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव क्या है? जिसे ना तो देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो क्या है? भाव। तो जिसमें आप लोगों के भावनात्मक तौर पे किसी चीज़ को आप लोग जानते हो तो उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देंगे हम लोग, है ना। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ध्यान रखना 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, 5 प्रकार के, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछा जाए तो कौन कौन होते हो, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है, ये होते हैं 5। एक और बात ध्यान रखनी, इनके प्राय बहुवचन नहीं होते, ये भी ध्यान रखना, बहुवचन नहीं होते इसके, आप इनके बहुवचन ही बना सकते, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे आपके? क्रोध, खुशी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं ना, उदाहरण देता जाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या क्या है इसमें। हवा, ठीक है। प्रेम, प्रेम भी आपको दिखाई देगा, महसूस किया जाता है। थकान, कठोर, है ना, कठोर। यौवन, लालिमा, कालिमा, जिसमें लास्ट में ता लगा मिल जाएगा। सुंदरता, है ना, कुरूपता, नीचता, ठीक है ना, पन लगा मिल जाएगा। बचपन, बालकपन, बचपन, त्व लगा मिल जाएगा। निजत्व, अपनत्व, अपनत्व, ठीक है, त्व लगा मिल जाएगा इस तरीके से। मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा,
बुढ़ापा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटापा बुढ़ापा दोनों एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुढ़ापा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यौवन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। हवा में पूछा जा सकता है, हवा को महसूस की जा सकती है, दिखते तो नहीं चलती हुई लेकिन महसूस की जाती है, ठीक है। पदवी बहुत इंपॉर्टेंट है, पदवी, पदवी जैसे राष्ट्रपिता। अब राष्ट्रपिता कोई पद होता है, कहीं देखा आप लोगों ने कि राष्ट्रपिता का पद है उस देश में ना, राष्ट्रपिता एक पदवी दी गई है किसी को, तो ये किस में आती है, भाव में आती है। फिर दूसरा आपका इसमें आता है गुरुदेव, राष्ट्रपति। गुरुदेव का कोई पद होता है कि गुरुदेव का पद है वही से प्रदान किया जा रहा है, गुरुदेव के लिए सम्मान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, गुरुदेव का कोई पद नहीं होता। फिर राष्ट्र कवि, ये भी कोई पद नहीं होता, ये सिर्फ पदवी होती, दी जाती है किसी को। भावनाओं में आया और हमने बोल दिया सरदार, बोल दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, इस तरीके से मामला। तो धूप, धूप किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ भाव है। गर्मी भाव है, ठंड भाव है, ठीक है। धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कवि, गुरुदेव, राष्ट्रपिता, पदवी सारी ध्यान रखनी है, ये हटा लेना इसमें, ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। इसके बाद हरियाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, हरियाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाली भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाली बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाली भी दिखती नहीं है ना, महसूस की जाती है। अब कहोगे हरा हरा दिख जाता है, लेकिन हरियाली, हरियाल, हरियाली, तो आपने इसको भाववाचक में कन्वर्ट कर दिया ई लगा के। ऊंचाई और संसार, ऊंचाई संसार, ठीक है। तो ये था खटास, मिठास। मैं मिठास के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, मिठास इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। तो ये थी आपकी रोशनी, रोशनी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये भावनात्मक तौर पे है। इतने मैंने एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल का अगर आप लोग कर लेते हो तो इसे भाववाचक संज्ञा कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, ठीक है। ये अक्सर करके प्रत्यय लगा के बनाए जाने वाले जो शब्द है, जब आप किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लगा देते हो तो भाववाचक संज्ञा ही बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे लिख लेता हूँ व्यक्तिवाचक, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग भाववाचक, सॉरी जातिवाचक, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लिखा सरदार, सरदार क्या है, सरदार, नेताजी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल महान व्यक्ति थे। अब सरदारों की तो क्या होती है, पूरी जाति होती है सरदार की तो, लेकिन जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलूँगा तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ऐसे नेताजी है, नेताजी किसकी के लिए बोलूँगा मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब ये किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो गया। अब नेताजी तो बहुत सारे नेताजी भाषण दे रहे थे, अब कैसे पता चलेगा नेताजी कौन से थे, नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, कौन थे। यहाँ पे किसका मैंने कर दिया, नाम खोल दिया सुभाष चंद्र बोस के लिए, तो आपको पता लग गया कि किसका बात चल रही। तो यहाँ पे किसकी चलिए, सुभाष चंद्र बोस की। अब जैसे मैं बोलूँ कि विभीषण, अब विभीषण कहाँ पे आता है, विभीषणो अगर मैं बोलता हूँ विभीषणो तो ये जातिवाचक है। अगर मैं बोलूँ जयचंदो, जातिवाचक है। गरीबो जातिवाचक, यानी जातिवाचक क्या है, एक बहुवचन है, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब मैं विभीषणों से लेके बनाता हूँ, क्योंकि विभीषणों से घर का भेद खुलता है, ठीक है ना। सर विभीषण, यहां मैं बोलता कि विभीषण रावण का भाई था, ऐसे लिख लेते थे, विभीषण रावण का भाई था। तो यहाँ पे व्यक्ति है विभीषण, खाली विभीषण शब्द जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन विभीषणों, मैं यहाँ पे एक शब्द बना दूँ, विभीषणों से देश को हानि होती है, या परिवार को, देश को नहीं परिवार को हानि होती है। विभीषण क्या है, एक व्यक्ति है जो कौन था, रावण का भाई था। तो जब तक विभीषण था तब तक तो क्या है आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन जब विभीषणों जैसे काम, विभीषण ने क्या किया था, विभीषण ने घर का भेद दिया था, तभी जाके रावण मारा गया था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विभीषण की तरीके से कार्य करेगा वो किस में आएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। पूरी उनकी जाति बना दी जाएगी, एक जो घर का भेद देते तो विभीषणों से परिवार को हानि होती है। मैं बोलूँ जयचंदों से देश को हानि होती है, जयचंदों से
देश को हानि होती है, हानि होती है। अब जयचंद ने क्या किया था, धोखा दिया था, ठीक है ना। कौन था जयचंद? आज पृथ्वीराज चौहान से संबंधित था, मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ। इसने क्या किया था, धोखा दिया था। तो जो भी धोखा देगा जयचंद की श्रेणी में आ गया। तो जयचंद तो क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन जयचंदो इसके जैसा काम करने वाले सारे किस में आएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। गरीब, गरीब क्या है, व्यक्तिवाचक। जब तक एक वचन है तब तक वो व्यक्तिवाचक है, जब आप लोग उसका बहुवचन बना दो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में चलाएगा। जैसे मेज है, मेज क्या है आपकी, मेज आपकी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मेजों को तोड़ दो, ऐसे बोलूं, मेजों को तोड़ दिया गया। अब ये बहुवचन है तो किस में काउंट होगा, जातिवाचक में। बात समझ में आ गई, यानी कि बहुवचन किस में काउंट होते हैं, आपके जातिवाचक में, ठीक है ना। अब ये हो चुका है आपका संज्ञा पूरी। अब हम बात करते हैं किसकी, साहित्य की, ठीक है ना। अब साहित्य में मैं सबसे पहले आपके आदिकाल, भक्ति काल को खत्म करने वाला हूँ। और भक्ति काल में कुछ राइटर आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कबीर हो गया, ठीक है ना, कबीर, और आपका सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रैदास, इस तरीके के जो है आपके कवि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कबीर को, ठीक है ना। ये खत्म हो गया। हेडिंग लगा दीजिए आप, साहित्य के अंदर कबीर, ठीक है। कबीर के बारे में जो मैं बताऊंगा वो मोटी मोटी बात याद रखना, बाकी कबीर से आप लोगों को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना बताऊं कबीर में वहीं से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं कबीर, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, कबीर वाणी भी चली जाती है। इनके संकलन को कहाँ किया गया है, इनके जो वाणी है इनके संकलित किया गया है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी, ठीक है, इनके वाणियों को लिया गया है। बात करें जन्म की, तो जन्म ध्यान रखना इनका होता है लहतारा, वाराणसी में, लहतारा वाराणसी में। सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सन आप किसी के भी 23 राइटर हैं आपके लगभग, इतने आप लोग सन याद भी नहीं कर सकते, तो बस आप उसका जन्म याद रखना है। अगर मैं बात करूं मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी हुई थी आपकी मगहर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गुरु की बात करूं, गुरु कौन थे इनके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, गुरु थे इनका रामानंद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। जन्म और मृत्यु आपको पता होना चाहिए हर राइटर की, उसके गुरु का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो गुरु का नाम क्या है इनके, रामानंद। तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। बाकी इनकी रचनाएं मैं बता देता हूँ, रचनाएं क्या क्या हैं, फिर रचनाओं के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता दूंगा। रचना के लिए आप लोग ट्रिक याद रखना, ट्रिक दे देता हूँ आपको मैं। सब बीजों की शाखा से, बीजों की शाखा से अनु ने राम ग्रंथ की रचना की। अगर आप लोग ये वाक्य ध्यान रखते हो तो सारे के सारे इसकी जो रचनाएं वो पता लग जाए। देखो, सब से हो गया सबद, ठीक है, बी से हो गया बीजक, बीज से बीजक, शाखा से हो गया शाखावली, ठीक है ना, अनु से हो गया अनुराग, ठीक है ना, अनु से हो गया आपका अनुराग सागर, है ना। रमेनी, राम से हो गया रमेनी, ग्रंथ से हो गया ग्रंथावली, रचनावली, ठीक है। तो साखी शब्द, एक साखी इसमें रहेगी साखी, तो साखी शब्द रमेनी, ऐसे भी याद रखते हैं सब बहुत से, साखी शब्द रमेनी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी इनकी। तो ये टोटल इनकी रचनाएं हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, एक तो बीजक। बीजक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजक जो है इसमें आपकी 3 रचनाएं को संकलित किया गया है, एक तो रमेनी को, एक आपकी साखी को और एक शब्द को। इन तीनों को अगर मैं संकलित करके एक साथ जोड़ दूं तो क्या बनती है, बीजक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 रचनाओं को संकलित करके कौन सी एक रचना बनाई गई है, तो बीजक है। बीजक कोई अलग से रचना नहीं है, बस इन तीनों को एक साथ लिखा गया है। इनके तीनों के जो इन्होंने वाणी दी है इनके अंदर, उन तीनों को उठाया और बीजक में डाल दिया, संकलित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपकी रमेनी, और इसमें आपकी देखो जिसमें भी वली शब्द लग जाएगा, वली, वली और वली, तो ये भी ट्रिक आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो वली जिसमें लगता है किसकी होती है, कबीर की, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी है यहाँ से। अब इनकी भाषा पूछी जाती है कि कबीर की भाषा क्या थी, तो भाषा आपको ध्यान रखनी है। एक तो सदुकड़ी बोला जाता है, सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल
खिचड़ी। अब एक हाल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जिसमें इनकी भाषा पूछी गई थी, और वहाँ पे ना तो पंचमेल खिचड़ी था ना सदुगड़ी था, लेकिन अवधि दे रखा था। तो ध्यान रखना कबीर की एक अपनी भाषा कौन सी है, अवधि भी है, ये ध्यान रखना। तो तीनों आपको राइट, ये आपको याद रखनी है। फिर ये पूछा जाएगा कबीर की भाषा सदुगड़ी किसने कहा था, तो सदुगड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनकी भाषा क्या है, सदुगड़ी। और बात करें पंचमेल खिचड़ी की, तो पंचमेल खिचड़ी कही थी श्याम सुंदर दास ने, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, श्याम सुंदर दास ने। ध्यान रहेगा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। सदुगड़ी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर मतलब तानाशाह डिक्टेटर थे, ये बात किसने कही थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही थी कि कबीर वाणी के क्या है, डिक्टेटर है। ठीक है, एक इनसे पूछ लिया जाता है कि किस शाखा के कवि है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये किस शाखा के कवि थे, यहाँ मैं बता देता हूँ। इनकी जो शाखा थी वो निर्गुण, एक तो निर्गुणवादी थे एक तो, ठीक है ना। सगुण किसे बोलते हैं, जो भगवानों में विश्वास रखते हैं, ये भगवानों में विश्वास नहीं रखते थे, ये सिर्फ कर्म कांडों पे विश्वास रखते थे, तो निर्गुणवादी। ठीक है, और ज्ञानाश्रयी, अगर आप लोगों से आश्रय पूछा जाए इनका तो ज्ञानाश्रयी थे। आप लोगों ने देखा हो ना कि बड़े बड़ाई क्या ना करे, बड़े ना बोले बोल, तो ये सब क्या है, ज्ञान दिया जा रहा है, तो यहाँ से ज्ञानाश्रयी थे। आप इनकी वाणी सुनोगे ना सारी कबीर की, तो सब में ज्ञान की बातें की गई है, कहीं भगवान का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ मनुष्य के कर्म को ऊपर बताया गया है। तो निर्गुणवादी और ज्ञानाश्रयी थे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, और इनकी रचना, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि इनकी रचनाओं को कहाँ संकलित किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। अगर इनके माता पिता का नाम पूछा जाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर दिख रहा है, नीरू नामक जुलाहा था एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नीरू नामक जुलाहा कौन था, ये जुलाहा। इन्होंने क्या किया था, पालन पोषण किया था इनका। तो इनके माता पिता में अगर बात आती है तो नीरू नाम याद आएगा। ठीक है, कोई आप लोग पर्टिकुलर एक नाम नहीं बता सकते, नीरू नामक जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया था। इनके माँ बाप के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात थी, और आप लोगों को इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो कबीर से अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतना आप लोग कर लेना। सबसे बड़ी बात, सदुगड़ी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किस तरह के कवि थे, निर्गुण और ज्ञानाश्रयी कवि थे। अगर इनकी भाषा पूछी जाए तो सदुगड़ी पंचमेल खिचड़ी तो है, ये तो पता ही है। अवधि भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, और पालन पोषण किसने किया था, नीरू नामक जुलाहे ने किया था। इनकी वाणी को कहाँ संकलित किया गया है, किस धर्म में, सिखों के धर्म में किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं की बात करूँ, बीजक, सबद, साखी और रमीनी, और जिसमें वली लगेगा वो तो आप लोग पहचान लोगे। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरीके की वीडियो हम लोग रोज़ लेके आते रहेंगे। मैं साहित्य को भी और व्याकरण को साथ साथ लेके चलता रहूँगा, बस आप लोग साथ बने रहिएगा। और हम देखते कि पेपर में कैसे क्वेश्चन 80% से नीचे रह जाता है। जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उसके अंदर से आप लोगों ने 80% पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।